अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज जो ऑर्गेनेली हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहते हैं कि जैसे आप देखें आपकी बॉडी है, उसको कौन सी चीज़ चला रही है, आपकी ब्रेन चला रही है। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन आपको बताता है। अगर आपका हाथ कभी जल जाता है तो आपका ब्रेन फ़ौरन मैसेज देता है आपके हाथ को, क्या हाथ पीछे कर ले, आपका हाथ जल चुका है, आपको पेन हो रही है। ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन आपको बताता है। तो ऐसे ही अब एक सेल है, उसको क्या पता कि उसने क्या काम करना है। अगर जैसे मसल सेल है, उसको कैसे पता है कि उसने सब सेल्स ने मिल के तो जो है ना वो मसल को मूव करवाना है। वो कैसे पता है उसको? वो उसके न्यूक्लियस से उसको पता है। न्यूक्लियस में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस की वजह से सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड होते हैं और आगे जो है ना वो पेरेंट सेल से आगे जो है ना डॉटर सेल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब न्यूक्लियस बताता है कि वो मसल सेल है, उसने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। और न्यूक्लियस अगर नहीं होगा सेल में तो सेल अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है कि इसकी वजह से ही सेल ज़िंदा है, ठीक है। और अगर ये नहीं होगा तो सेल को नहीं पता होगा कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब अगर आप देखें कि अगर आप किसी भी फैक्ट्री को लेबर प्रोवाइड कर दें, ठीक है, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए लेबर को आप कोई बॉस ना रखें, ठीक है, कोई मैनेजर वगैरह ना रखें, तो वो तो सारे अपनी मर्ज़ी से आएंगे, अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, खाएंगे पिएंगे मौजें करेंगे। लेकिन जो बॉस है या जो मैनेजर है वो उनको बताएगा कि उन्होंने ये काम करना है, उन्होंने ये इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम वो काम करना है। तो इसी तरह से सेल के पास चाहे सारी उसकी ऑर्गेनेलिज बाकी वाली हों, उसकी मशीनरी सारी उसके पास हो, लेकिन वो तब तक नहीं उसको वर्किंग में ला सकता जब तक न्यूक्लियस उसको नहीं बताएगा कि इस ऑर्गेनेली ने ये काम करना है, इस ऑर्गेनेली ने ये काम करना है, ठीक है। आगे जो है सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और उसने देखा था कि ये न्यूक्लियस जो है वो बाकी सराउंडिंग से डार्क है, ठीक है। और उसने कहा ये डार्क स्पॉट्स जो है उसको उसने फिर न्यूक्लियस का नाम दे दिया था कि ये बाकी सारा साइटोप्लाज्म जो है वो तो लाइट कलर का होता है, लेकिन ये एक डार्क स्पॉट उसने देखा था कि जो अपने सराउंडिंग से मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इसकी पोजीशन देख लेते हैं सेल में। तो एनिमल सेल जो है उसमें ये सेंटर में न्यूक्लियस ज़्यादा होता है। ये जी अब यहाँ देख लें आपके, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर, ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म और फिर दरमियान में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। आगे नीचे हमने प्लांट सेल ड्रॉ किया है। प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल आ गई, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, फिर उसके बाद दरमियान में उसका वैक्यूल है और एक साइड पे जो है ना वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में इसकी पोजीशन जो है वो वेरी करती है। और प्लांट सेल में क्योंकि वैक्यूल होता है दरमियान में, तो वो फिर इसको जो है ना एक साइड की तरफ धकेल देता है, तो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में नहीं फिर होता, फिर एक साइड पे होता है, ठीक है। आगे बच्चों ये जो न्यूक्लियस की शेप है वो देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलर शेप और स्फेरिकल दोनों में हो सकता है। मतलब जहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में आपको स्फेरिकल नज़र आ रहा है, लेकिन ये इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, ठीक है। आगे मोनोन्यूक्लिएट उस सेल को हम बोलते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर बायोन्यूक्लिएट जिस सेल के पास दो न्यूक्लियस हों। और उसके बाद आता है मल्टी न्यूक्लिएट जिसके पास दो से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हों, ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे ये जो है वो न्यूक्लियस का डिटेल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले जो आपको नज़र आएगा बाहर, जैसे सेल में था हमारे पास, सबसे पहले थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एनिमल सेल में अगर देखा जाए तो। इसी तरह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सबसे पहले है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है।
उसके बाद जब हम आगे जाएं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सारी, ठीक है, और उसको हमने दरमियान से कट करके दिखाया हुआ है उन्होंने न्यूक्लियस को। तो अगर हम दरमियान से कट करके देखें तो यहाँ पे एक डार्क स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको हमने न्यूक्लियोलस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आ गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर उसके अंदर डार्क स्पॉट प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और फिर इसके अंदर आ गया इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे ही ये पहले आ गई इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद आ गया मतलब न्यूक्लियोलस जो कि इसका डार्क स्पॉट है, और फिर इसके साइडों पे न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की तरह न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस का है तो इसको हम साइटोप्लाज्म तो नहीं बोल सकते, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, मतलब सुराख आप ले लें, सुराख होते हैं। सबसे पहले अब हम इसका न्यूक्लियस का जो पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे वो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सबसे पहले आती है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने न्यूक्लियस के मटेरियल को ढांपा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर ढांपने की वजह से इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है कि वो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसको सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से, ठीक है, कि साइटोप्लाज्म का मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के मटेरियल के साथ मिक्स ना हो, इसलिए जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दो मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है, ठीक है। एक उसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। पिछले लेक्चर में हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो हमने देखा था कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ साथ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है। तो वो आउटर मेम्ब्रेन वहाँ पर ही प्रेजेंट होगी जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, वो फिर मतलब वहाँ बाकी हर जगह इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करती है, वो न्यूक्लियर कंटेंट को अपने अंदर छुपा लेती है, ठीक है। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन की मतलब वो डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट होती हैं, कंटिन्यूस प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूली दोनों इनर और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जिनकी वजह से न्यूक्लियस में पोर्स बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं, ठीक है। तो वो सुराख क्या करते हैं, वो सुराख ये करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म से मटेरियल जाना होता है ना न्यूक्लियस में, या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना होता है, वो फिर ये पोर्स की मदद से वो मटेरियल जो है वो एक्सचेंज किया जाता है। मतलब न्यूक्लियस अपना जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में भेजेगा, या साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल न्यूक्लियस में जाना होगा वो पोर्स के थ्रू चला जाएगा। उसके बाद पोर्स जो है वो उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक डिफाइंड उनकी आप अगर यहाँ पर देखें तो वो आपको ऐसे नहीं कि फालतू मतलब बने हुए हैं, उनकी कोई शेप नहीं है, उनकी स्पेसिफिक शेप बनी हुई है। वो इसीलिए ही है कि कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस जो जाना है साइटोप्लाज्म से अंदर या न्यूक्लियस से बाहर आना है साइटोप्लाज्म में, वो अच्छे तरीके से आ सके, ठीक है, उसको रास्ता मिल जाए आसानी से और वो आसानी से जो है वो साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो अगला पार्ट हम न्यूक्लियस का पढ़ने लगे हैं वो है न्यूक्लियोलस। पहले हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आगे न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो है वो है डार्कली स्टेन्ड बॉडी, मतलब न्यूक्लियस में एक धब्बा जो है वो प्रेजेंट होता है जिसे हमने न्यूक्लियोलस का नाम दिया, ठीक है। तो जो क्या से कहते हैं, ये जो डार्कली स्टेन्ड बॉडी है
ये इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियोलस जो है वो डार्कली स्टेन्ड बॉडी है न्यूक्लियस की। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस की क्यों ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियस को, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस तो खुद ब्रेन है। तो ब्रेन को क्यों ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस जो है उसका ये काम होता है कि वो राइबोसोमल आरएनए को अपने अंदर सिंथेसाइज करता है और स्टोर करता है। अब राइबोसोमल आरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए आपने मैट्रिक में आरएनए और डीएनए दोनों पढ़े होंगे। तो आरएनए जो है वो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसकी आगे एक टाइप है राइबोसोमल आरएनए। तो जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये राइबोसोम्स में जो है वो ये वाला आरएनए जो है वो पाया जाता है। तो ये राइबोसोमल आरएनए जो है ये बनाता है राइबोसोम्स को, ठीक है। तो ये कहाँ पे सिंथेसाइज किया जाता है? ये न्यूक्लियोलस में, और इसको न्यूक्लियोलस जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। फिर इससे आगे जो है वो हमारे पास राइबोसोम्स बनते हैं। तो राइबोसोम्स जो हैं उनको न्यूक्लियोलस जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फिर उसके जो दो पार्ट होते हैं, सब यूनिट्स जो होते हैं उसके, उनको वो असेंबल करता है, ठीक है। उसका असेंबल करने के बाद उनको क्या कर देता है? साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट कर देता है न्यूक्लियर पोर्स की मदद से। अब राइबोसोम्स जो होते हैं वो तो एक आप समझ लें दानेदार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब हमने वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो हमने उस पर देखे थे रफ एंडोप्लाज्मिक के वो डॉट्स से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो इतने छोटे से आपको नज़र आ रहे हैं। तो न्यूक्लियर पोर्स से जो राइबोसोम्स हैं वो बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस का क्या काम हुआ कि न्यूक्लियोलस ने अपने अंदर राइबोसोमल आरएनए को पहले बनाया, ठीक है। फिर राइबोसोमल आरएनए से आगे राइबोसोम्स बने। राइबोसोम्स जो हैं वो फिर उसको न्यूक्लियोलस ने असेंबल किया, असेंबल करके उनको फिर एक्सपोर्ट कर दिया कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। समझ आ गई? तो अब अगला जो न्यूक्लियोलस जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियस में। अच्छा जी, तो एंड पे जो न्यूक्लियस का रह जाता है पार्ट, वो रह जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो जैसे हमने साइटोप्लाज्म देखा वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके पास क्या होता है? उसके पास होता है क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो हेरिडिटी मटेरियल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी मटेरियल के पास जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट सेल की तरफ से आई होती है, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड होता है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर आपको एक थ्रेड लाइक मटेरियल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने बड़ा करके दिखाया है कि वो थ्रेड लाइक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर नज़र आ रहा है वो क्रोमैटिन है, ठीक है। वो ऐसे पड़ा होता है पहले न्यूक्लियस में। फिर जो है जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है तो सेल के अंदर जो ये क्रोमैटिन मटेरियल है वो हमारे पास क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, ठीक है। और वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है? क्रोमोसोम की, ठीक हो गया। पहले वो क्रोमैटिन था, फिर उससे क्रोमोसोम बन गए। क्रोमोसोम जो है वो उससे आगे जो है वो फिर न्यूक्लियर, जब क्रोमोसोम बन जाते हैं तो फिर न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर होते हैं और क्रोमोसोम होते हैं। फिर वो आगे जैसे जैसे फेजेस जाती हैं, ठीक है। तो वो फिर जो क्रोमोसोम जो हैं वो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं वो अलग हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो उन्होंने एक प्लेट बना लेते हैं यहाँ पे साइड पे, और फिर वो जो है वो सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है और फिर न्यूक्लियस जो है उसका दोबारा से बन जाता है और उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल उसका जो है वो दोबारा से आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म के पास जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल है, मतलब कि सारा काम ही न्यूक्लियोप्लाज्म के पास है। अब
क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। अब जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास है कि कितने क्रोमोसोम्स जो हैं वो आएंगे मतलब डॉटर सेल में आगे, ठीक है। फिर कौन सी आदात जो हैं वो आएंगी पेरेंट्स से डॉटर सेल के अंदर, ठीक हो गया। पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर कौन सी आदात आएंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर हुई होती हैं, क्रोमैटिन में। अब यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है ये क्रोमोसोम को बड़ा करके दिखाया गया है। क्रोमोसोम की ये जो दो आपको आर्म्स नज़र आ रही हैं इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। सेंटर में इसका सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, जो कि स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाता है। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। और डीएनए के अंदर जो होते हैं जीन्स होते हैं। जीन्स जो हैं, असल जो इन्फॉर्मेशन है वो जीन्स के पास होती है और जीन्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स की तरफ से बच्चों के अंदर आगे आनी होती है ना, वो जीन्स के पास होती है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना होता है और डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है सेल के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम पड़े होते हैं, मतलब वो क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा होता है। क्रोमोसोम तो जब सेल डिवाइड होता है तब बनते हैं। तो क्रोमैटिन मटेरियल के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से आगे सेल डिवाइड होगा। तो जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैं वो कांस्टेंट रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। मतलब कि ह्यूमन में अब 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो वो जिसमें भी आप देख लें, पेरेंट्स से आगे फर्स्ट जनरेशन में भी 46 रहेंगे, सेकंड जनरेशन में भी 46 रहेंगे, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में 46 ही रहेंगे, तो वो नहीं चेंज होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियस के पास सारा हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो जिसकी वजह से आगे जब सेल डिवाइड होगा वो इन्फॉर्मेशन डॉटर सेल्स में शेयर होगी और उसके पास वो जो है वो इक्वली शेयर होती है और वो क्रोमोसोम जो है वो इक्वल ही रहते हैं हर डॉटर सेल में, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस था। तो आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। तो बेटा लेक्चर को पूरा देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और जो आपका क्वेश्चन है वो लाजमी नीचे कमेंट्स में पूछा करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।